चलिए आपको सीधे अब दिल्ली लिए चलते हैं, जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन शुरू हो गया है। बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी 1988 से 1990 तक हाईकोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर भी उन्होंने काम किया और 1990 में केंद्र सरकार के लिए 6 महीने तक एडिशनल काउंसिल के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। वहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार और वकील के तौर पर भी बी सुदर्शन रेड्डी काम कर चुके हैं। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 27 दिसंबर 1991 में एक वकील के तौर पर आंध्र प्रदेश बार काउंसिल से जुड़े थे। 1996 में बी सुदर्शन रेड्डी देखिए दिल्ली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए वहां रेड्डी पहुंचे हुए हैं और तमाम आपको कांग्रेस के नेता भी दिख रहे होंगे फ्रेम में। उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी का ये नामांकन की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, यानी चुनाव होगा 9 सितंबर को। उससे पहले आज नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में खड़गे दिखाई दे रहे हैं आपको। वहां तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि नामांकन है अपने आप में। सोनिया गांधी भी नजर आ रही है, राहुल गांधी भी साथ में है, पी चिदम्बरम भी हैं और ये तमाम ऐसे बड़े नेता। उपराष्ट्रपति अपने आप में एक बड़ा पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है। उसके लिए दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की तरफ से बात कर लें, तो चुनावी मैदान में, इस उपराष्ट्रपति चुनावी मैदान में दोनों तरफ से प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। और इसी बीच इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से सीधा मुकाबला है। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से है, यानी साउथ से हैं और दोनों फेस साउथ से होने के बाद मुकाबला अपने आप में और भी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि रेड्डी 21 अगस्त को यानी आज नामांकन कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को नॉमिनेशन अपना भर दिया था, यानी बीते दिन, कल की अगर बात करें तो नॉमिनेशन फिल करा लिया गया था और आज ये प्रक्रिया की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने हैं। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था उनको। तो अपनी उपलब्धियों के साथ इंडिया गठबंधन के तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को प्रस्तावित किया गया, उनका चेहरा, उनका नाम आगे रखा गया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव कराया जाना है, चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले यह नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन की तस्वीरें सीधे देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के वो बड़े चेहरे, बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे जो इस पूरे नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं।
साथ में बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उनके साथ खड़गे नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, और उसके साथ ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है नामांकन की। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, और ये नामांकन की सीधी तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है, और जिस तरह से जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनके इस्तीफे के बाद लगातार सियासी हलचल भी तेज हो रही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सामने मैदान में रखा। उसके बाद इंडिया गठबंधन के तरफ से भी रेड्डी का चेहरा सामने रखा गया। अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आज नामांकन है और अगले महीने 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव भी कराया जाएगा, वोटिंग भी डाली जाएगी। उसके बाद ये साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा कि अब अगला उपराष्ट्रपति भारत का कौन होने वाला है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन का ये बड़ा चेहरा एनडीए के पलड़े पर आखिर कितना भारी पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा गणित होने वाला है, क्योंकि लड़ाई अपने आप में आर पार की होने वाली है। दोनों चेहरे जो उपराष्ट्रपति के तरफ से सामने रखे गए हैं, और दोनों चेहरे बड़े चेहरे हैं और दोनों साउथ के चेहरे हैं। तो किस तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। वहीं जेपी नड्डा ने बताया कि वो विपक्ष से बात भी करेंगे ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके। ऐसी भी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन ने चेहरा सामने रखा, उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे नामांकन की। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अब्दुल्लागंज से, जहां अब्दुल्लागंज भोपाल जबलपुर हाईवे पर हंगामा हो गया है। गौ सेवकों ने चक्का जाम कर दिया है। हादसे में 3 गायों की मौत पर यह पूरा बवाल हो गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है, 3 गायों की मौत हुई, और इस मौत पर भोपाल जबलपुर हाईवे पर हंगामा हुआ है। गौ सेवकों ने सड़क को जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। 3 दिन में सड़क हादसे में आपको बता दें 18 गायों की मौत हो चुकी है। इससे गौ सेवकों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है और हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। देखिए, अब तस्वीरें भी सामने आ गई है किस तरह से सड़क पर गौ सेवकों द्वारा चक्का जाम किया गया और इससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भोपाल जबलपुर हाईवे पर यह पूरा हंगामा हो रहा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको देख रहे हैं। प्रशासन लगातार गौ सेवकों को समझाइश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौ सेवकों का भी कहना यह है कि आज जैसे हादसे में 3 गायों की मौत हुई है, अब तक बीते दिनों में 18 गायों की मौत हो चुकी है। 3 पेड़े भी बनी थी, गौ माताओं को भी रखा गया, पर लोगों ने वहां भी उंगली करके राजनीति को पेड़ के वो गौ माताओं को निकला दिया और वो पड़ी हुई है जगह। हमारे सहयोगी उपेंद्र मालवीय जुड़ रहे हैं अब्दुल्लागंज से। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? चक्का जाम कर दिया गया है, गौ सेवकों के द्वारा 3 गायों की मौत हुई है। हाँ जी राघवन, मैं बता दूं ये जो पूरा जो मामला है ये भोपाल जबलपुर हाईवे का है। कल रात्रि में एक वाहन चालक द्वारा 3 गायों को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें वो उनकी मौत हो गई थी।
और उसी कारण से ये जो गौ सेवक हैं वो आक्रोशित होकर वहां पे हाईवे पर बैठ गए थे, जिसको लगभग 2 घंटे तक इन्होंने यहाँ पे चक्का जाम किया था। तो प्रशासन से इनकी मांग थी कि तत्काल गौशाला बनाई जाए और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर, जो रोड पे जो गोवंश बैठे हैं, इनको यहाँ से हटाकर सुरक्षित गौशाला में पहुंचाया जाए। अब अभी अगर बात करें उपेंद्र, क्या ताजा स्थिति है? अभी भी चक्का जाम वहां लगाया गया है या गौ सेवकों को समझाइश जिस तरह से प्रशासन दे रही है, यातायात बिल्कुल प्रभावित हो गया होगा इसके बाद, तो क्या सुचारू हो पा रहा है? लोग समझ रहे हैं, अपने वापस घर की ओर लौट रहे हैं, या अभी भी स्थिति चक्का जाम की बनी हुई है वहां? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग दो घंटे तक तो ये हाईवे पूर्णतः जाम रहा है यहाँ पे। और मौके पर एसडीएम यहाँ से चंद्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार सहित 3 थानों के यहाँ पे पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। और गौ सेवकों को काफी समझा इसके बाद, हालांकि अभी ये जाम खुल गया है और अस्थायी गौशाला निर्माण के बाद जो आश्वासन दिया गया एसडीएम गोरगंज द्वारा, तो उसके बाद इस समझाइश के बाद गौ सेवक वहां से हटे हैं और अभी जो स्थिति है वो सामान्य हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की। तो देखिए, अब्दुल्लागंज से हम आपको एक खबर बता रहे थे जहां 3 गायों की मौत के बाद गौ सेवकों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुई। हालांकि एसडीएम और प्रशासन की तरफ से जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, गौशाला बनाने का आश्वासन दिया गया है, उसके बाद गौ सेवक जो है वो धीरे धीरे चक्का जाम हटाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।